दोस्तों, ज्ञान का सागर विद शिवम में आपका स्वागत है। आज मैं EES के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि क्या है 2019 में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि इंग्लिश, साइंस और पीडागोगी के हैं। तो सबसे पहले अपन लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश क्वेश्चंस की, फिर साइंस के करेंगे और फिर पीडागोगी का करेंगे। तो बताता हूँ कि इसमें मतलब जो इंग्लिश है, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस आए थे और जो कि 20 मार्क्स के थे, जिसमें से 15 मार्क्स की ग्रामर, जिसमें इडियम्स थे, फ्रेज थे और मतलब ये प्रपोजिशंस वगैरह थे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह थी, और 5 मार्क्स के इसमें अनसीन पैसेज थे, और बाकी 20 मार्क्स की साइंस थी और 10 मार्क्स की पीडागोगी। मतलब ये पूरे इंग्लिश, साइंस और पीडागोगी पूरे के पूरे 50 मार्क्स कवर करते हैं। ठीक है, और बाकी 50 मार्क्स में करंट अफेयर्स वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सारे के क्वेश्चन, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन हैगा, गिव वन वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन ब्लो सच एज। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड मतलब जो मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स की जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी तो नहीं बोलते, पैथोलॉजी बोलते हैं अपन लोग जो लैब वगैरह जो होती है, वहाँ पे टेस्टिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। फिलोलॉजी भी नहीं बोलते हैं, फिजियोलॉजी भी नहीं बोलते हैं, और क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, और जो पर्सन जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आंसर इज फोर्थ, फर्स्ट वन, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। अब अपन लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन इज, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर डैश टू स्कूल। मतलब मैं हमेशा की तरह रोज ब्रेकफास्ट करता हूँ स्कूल जाने से पहले। तो टू गो आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। गोइंग गोइंग आएगा। वेंट नहीं आएगा। वेंट क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। और गॉन मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो आंसर विल बी, आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो आंसर क्या होगा? गोइंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ही वॉज एंग्री विथ हिज फ्रेंड्स एंड टोल्ड हिम डैट डैश विथ हिम। ठीक है, वो क्या है? वो अपने दोस्तों से नाराज था। ठीक है, ही वॉज मतलब क्या है? ये पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, एंग्री विथ हिज फ्रेंड एंड टोल्ड हिम डैट डैश विथ हिम। डैश मतलब अब उसमें क्या आएगा? ही विल नॉट प्ले। ही विल नॉट प्ले तो नहीं होगा, विल है ना, तो विल नहीं होगा। तो विल दोनों साइड से भी रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आप एलिमिनेट करना सीखिए सेंटेंसेस। इंग्लिश में अधिकतर क्या है, एलिमिनेशन के मेथड से यू करिएगा, क्योंकि एलिमिनेशन से ये होता है कि उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये पास्ट हैगा, वॉच क्या है? पास्ट फॉर्म में है, तो वॉस्ट में ये विल और ये विल बी प्लेइंग, मतलब ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होगा। और विल नॉट प्ले तो ये भी फ्यूचर में है, तो फिर ये दोनों के दोनों नहीं आएंगे। और सेकंड वन इज, ही डज नॉट प्ले। ही डज नॉट क्यों होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही डज नॉट, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडिया में। जबकि क्या है, ये वॉज हैगा, तो वॉज क्या है? अपना पास्ट फॉर्म में बात कर रहा है। तो फिर थर्ड इज बिल्कुल सही हैगा, ही वुड नॉट प्ले। ठीक है, he was angry with his friends and told him that he would not play with him। ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। इसको हम, इसमें क्या है, जनरली हम लोग बोलते हैं इसको लेफ्टिनेंट, बट ये होता है क्या है? ल्यूटिनेंट होता है। ठीक है, ल्यूटिनेंट मतलब इसकी स्पेलिंग क्या होती है? LIUTENANT। तो मतलब फर्स्ट स्पेलिंग बिल्कुल सही है। लेफ्टिनेंट नहीं होता है, लिफ्टिनेंट भी नहीं होता है, और लिफ्टिनेंट भी नहीं होता है। सो द आंसर विल बी 1, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाउ इज डैश फास्ट गोइंग ऑन। ठीक है, तो यू आर या योर या यू या योर्स। ठीक है, तो
हाउ इज डैश फास्ट गोइंग ऑन, तो इसका मतलब क्या है, मतलब फास्ट गोइंग ऑन मतलब जा रहे हैं, कैसे आप इतनी जल्दी जा रहे हो, तो हाउ यू आर तो नहीं होगा, हाउ यू आर नहीं हो सकता है, हाउ आर, हाउ इज के साथ में है ना, तो यू आर नहीं होगा, इज और आर तो साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो योर क्या है, योर नहीं हो सकता है, हाउ इज़ योर, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, और यू तो बिल्कुल नहीं होगा, तो योर्स, हाउ इज़ योर्स फास्ट गोइंग ऑन, आपका कैसा इतनी जल्दी, आपका कैसे इतनी जल्दी चल रहा है, ठीक है, तो योर्स होगा, आंसर विल बी योर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लीव्स डैश आर ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल्स। अब लीव्स, लीव्स डेट आर ग्रीन कंटेन्स क्लोरोफिल, तो डेट क्या है, लीव्स, ऐसी लीव्स जो क्या है, जो मतलब ऐसी लीव्स वो ग्रीन है ना, वो क्या है, क्लोरोफिल कंटेन्स करती हैं, तो फिर ये डेट नहीं आएगा, है ना, विच हो सकता है, विच बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि विच के साथ में एज लीव्स जो कि क्या है, ग्रीन है, लीव्स जो कि ग्रीन है उसमें क्या कंटेन्स करता है, क्लोरोफिल, ठीक है, हु तो बिल्कुल नहीं आएगा, व्हेन नहीं होता है क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन हमेशा कहाँ लगता है, एडवर्ब ऑफ टाइम पर, तो यहाँ पे तो कोई टाइम की बात हुई नहीं है, तो व्हेन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अपन को कंफ्यूजन डैट और विच में था, तो आंसर क्या होगा, विच होगा, विच मतलब जो कि लीव्स जो कि क्या है, ग्रीन है, वो क्या कंटेन्स करती हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करते हैं। देखिए यहाँ की जो इंग्लिश होती है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल फॉर्म में है, आप ये मत बोलिए सोचिएगा कि ये इजी आती है या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है हुआ जैसी, बट लेकिन हाँ ये मॉडरेट लेवल की आती है, क्योंकि AEES का जो पैटर्न होता है वो सारा का सारा इंग्लिश में होता है, उसका मतलब सिर्फ हिंदी के क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब कुछ हिंदी में इंग्लिश में ही आएंगे, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज जो है ना वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी अपन को इंग्लिश की। अब 7 क्वेश्चन कहता है, शी शोड डैश हर होमवर्क, शी शोड, शोड मतलब क्या है, पास्ट में है ना, ठीक है, डैश हर होमवर्क, तो टू हर मदर मतलब उसने टू हर मदर, तो ये नहीं होगा, ठीक है, डैश के बाद हो सकता है यहाँ पे कॉमा है, शी, ठीक है, शी शोड विथ हर मतलब मदर के साथ में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बाय हर तो बिल्कुल उसके द्वारा मदर को, है ना, ठीक है, शी शोड हर मदर हर होमवर्क, ठीक है, उसने अपनी मम्मी को क्या दिखाया है, अपना होमवर्क दिखाया, सो द आंसर विल बी 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ऑफुल एक्सीडेंट ऑकर्ड, ठीक है, 3 वीक्स पास्ट, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, पास्ट मतलब कहाँ से, अब ऑकर्ड तो था, हाँ ये ऑकर्ड पास्ट में, बट 3 वीक्स पास्ट कभी नहीं लगाते अपन लोग, है ना, बिफोर 3 वीक्स, अब पहले तो नहीं होगा, है ना, और 3 वीक्स बिफोर, चाहे बिफोर 3 वीक्स चाहे 3 वीक्स बिफोर, तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, एगो ज़रूर हो सकता है, सो द आंसर विल बी 3, थर्ड वन, तो द ऑफुल एक्सीडेंट ऑकर्ड 3 वीक्स अगो, ठीक है, 3 हफ्ते पहले वो गंदा सा एक्सीडेंट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हे, क्वेश्चन नंबर क्या है, वो बात कर रही है, हे पायल, डोंट फॉरगेट डेट द पार्टी टू स्टार्ट एट 9 o'clock, है ना, टू स्टार्ट को अपन लोग चेंज करना है, ठीक है, हैज़ बीन स्टार्टिंग तो मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो उसको बता रही है, मतलब एक बार रिमाइंड दे रही है, तो रिमाइंड में क्या है, स्टार्टिंग, हैज़ बीन स्टार्टिंग तो नहीं होगा, फ्यूचर, ठीक है, हैज़ स्टार्टेड मतलब हो चुकी है, मतलब चल रही है या हो चुकी है ना, पार्टी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो ये भी नहीं होगा, वो तो अभी बता रही ना, रिमाइंड दे रही ना, तो इज स्टार्टिंग मतलब चल रही है, इज स्टार्टिंग का मतलब चल रही है, तो मतलब बिल्कुल नहीं, ये कंटिन्यूस में आएगा, है ना, तो ये क्या होगा, फोर्थ वन क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, क्या होगा, हे पायल डोंट फॉरगेट दैट द पार्टी स्टार्ट्स एट 9 o'clock, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन इज, शरण वांट्स टू लूज 10 किलोज, शरण क्या है, 10 किलो वेट लूज करना चाहता है, बट ही डैश अटम्प्ट्स टू रीच हिज एम, बट ही डस तो नहीं होगा, टेक्स भी नहीं होगा, ठीक है, गेट्स भी नहीं होगा, गेट्स मतलब लेना, तो मतलब ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ना ही कुछ इसमें आ सकता है कोई, है ना, तो मिक्स क्या है, ठीक है, वो क्या है, वो मतलब इसका मतलब क्या है, वो क्या है, 10 किलो वेट लूज़ करना चाहता है,
बट ही मेक्स अटेम्प्ट, मतलब वो क्या है, अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब ही इज़ ट्राइंग टू मेक दिस अटेम्प्ट टू रीच हिज एम, मतलब कि कम से कम वो अपना 10 किलो का वजन घटा ले, है ना। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन, जो क्या है, मेक्स। ठीक है, अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ही वेंट टू द शॉप बट ही बॉट एनीथिंग, मतलब वो क्या है, शॉप पर गया लेकिन वो कुछ, अब बट है ना, तो थोड़ा सा अपन लोग कह सकते हैं कि ये नेगेटिविटी वर्ड है ना, मतलब मैं लेके तो आया था पर कुछ ऐसा हो गया था, कुछ इंसिडेंट हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है ही वेंट टू द शॉप बट ही बॉट, बॉट मतलब बट ही बॉट, तो क्या एनीथिंग तो नहीं होगा, एनीथिंग मतलब कोई चीज़ लेके, मतलब नहीं आया, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ हो, मतलब कुछ भी लेके आया हो, है ना। लेकिन बट है ना, तो यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव हो, तो समथिंग नहीं होगा। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ लेके आया, तो फिर क्यों लेके नहीं क्यों बट ही क्यों लगाते जब लेके आया था, है ना। तो फोर्थ वन इज नथिंग, तो ही वेंट टू द शॉप बट ही बॉट नथिंग, वो शॉप पर तो गया था पर वो कुछ लेके भी नहीं आया, सो द आंसर विल बी फोर्थ वन, नथिंग। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा इसका, अपन ने क्यों लगाया है 11th का फोर्थ वन, है ना, और ये सब सारे कैसे करें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ आई डैश 1 लाख रुपीज़ आई डैश सम ऑफ इट टू चैरिटी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि इफ़ आई, अगर मेरे पास, है ना, तो हेड तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि हेड आ भी सकता है, बट आगे का भी देखना है। आई डैश सम ऑफ इट टू चैरिटी, मतलब मैं कुछ डोनेट कर देता। ठीक है, इफ़ आई हैड डोनेटेड, मतलब इफ़ आई हैड 1 लाख आई डोनेटेड, तो आई डोनेटेड तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डोनेटेड के साथ में कुछ लगेगा, है ना। जैसे कि अगर वुड है तो वुड लगेगा, है ना। हैव है तो है, मतलब हैव के साथ में भी हो सकता है कि ये लग जाए, बट यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं आएगा, हैड डोनेटेड। ठीक है, हैड वुड, इफ़ आई हैड 1 लाख रुपीज़, सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, सेकेंड वाला क्वेश्चन लगाते हैं। इफ़ आई हैड 1 लाख रुपीज़ आई वुड डोनेटेड, नो, अगर हमने यहाँ पे हेड लगाया तो आई वुड हैव डोनेटेड हो जाता है। ठीक है, और डोनेट तो होगा नहीं, क्योंकि मतलब वो सोच रहा है ना, तो मैं डोनेट क्या क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, कि मतलब वो ऐसा कर देगा, है ना, तो फ्यूचर प्लानिंग टाइप का हो जाएगा, है ना, तो डोनेटेड होगा। ठीक है, तो वुड, हाँ, इफ़ आई वुड हैव 1 लाख रुपीज़ आई वुड डोनेट सम ऑफ इट टू चैरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ़, हाँ, तो इसमें ये वाला मैंने हाँ, ये क्या है, इफ़ आई हैड, है ना, अगर मेरे पास 1 लाख, सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर इफ़ आई हैड 1 लाख रुपीज़, मतलब अगर हमारे पास क्या है 1 लाख रुपीज़ होते, देन आई वुड डोनेट सम ऑफ इट टू चैरिटी, तो मैं उसको क्या कर देता, डोनेट कर देता, किसको, किस में, चैरिटी में। तो ये हो सकता है बिल्कुल सही हो। ठीक है, अगर मतलब सेकंड में ये वुड हैव तो नहीं होगा, क्योंकि इफ़ आई वुड हैव, अगर मेरे पास 1 लाख रुपये होते आई वुड डोनेटेड, तो ये वुड डोनेटेड, ये पूरा यहाँ पे गलत हो जाता है ना। इफ़ आई वुड हैव 1 लाख रुपये आई डोनेटेड, ये भी बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, तो सो द आंसर विल बी सेकेंड वन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, सेकेंड। इफ़ आई हैड 1 लाख रुपीज़ आई वुड डोनेट सम ऑफ इट टू चैरिटी, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं कुछ चैरिटी में दे देता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द परचेज बट आई हैड डैश चॉइस। ठीक है, मैं इससे हैप्पी तो नहीं हूँ, इस परचेसिंग मतलब मैंने जो ख़रीदा उससे हैप्पी तो नहीं है, बट आई हैड फ्यू चॉइस, मतलब बहुत कम चॉइस थी, फ्यू मतलब कुछ चॉइस थी, है ना। अगर कुछ चॉइस होती तो फिर मैं हैप्पी क्यों रहता, है ना। लिटिल, लिटिल चॉइस थी, आ लिटिल नहीं आएगा, आ फ्यू भी नहीं आएगा, फ्यू और लिटिल में से आएगा, तो क्या होगा, आई हैड लिटिल चॉइसेस। ठीक है, फ्यू नहीं होती, फ्यू मतलब कुछ क्वांटिटीज़ टाइप में होती है, और लिटिल मतलब थोड़ी बहुत, है ना, तो थोड़ी बहुत लगाएंगे, क्वांटिटीज़ में नहीं बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर विल बी सेकेंड, लिटिल।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चूज द सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर। इसका क्या है, वर्ड ऑर्डर में सही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो तरुण बॉट 11 येल्लो, तो ये कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है, क्या लेके आया क्या नहीं लाया, है ना। बस तरुण बॉट 11 येलो, वो 11 पीले कुछ लेके आया, कुछ है ना। सेकंड वन इज तरुण 11 अमेजिंग येलो टुलिप्स बॉट, बिल्कुल गलत है। 11 अमेजिंग कहाँ से आ जाएगा पहले से, इसको 11 अमेजिंग तो क्या बाद में हो जाएगा। ठीक है, तरुण बॉट 11 अमेजिंग येलो टुलिप्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि तरुण क्या है, तरुण 11 अमेजिंग टुलिप्स लेके आया है। ठीक है, वो 11 अमेजिंग येलो टुलिप्स लेके आया, मतलब येलो कलर के जो टुलिप्स फ्लावर हैं वो लेके आया। सो द आंसर विल बी 3। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर। अब देखो इसको क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में सही करना है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सोफी शेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। सोफी ने कहा कि वो होमवर्क कर रही है ना। तो अब क्या इसको रिपोर्टेड स्पीच में करेक्ट करना है। तो सोफी शेड डेट सी वॉज डूइंग हर होमवर्क, तो सोफी सेड तो ये बिल्कुल सही होगा, है ना। वो इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगता है, डेट लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। आई एम की जगह क्या होगा, शी वॉज, है ना, वो पास्ट में चली जाएगी, है ना। तो शी वॉज, है ना। डूइंग बिल्कुल सही है, वर्ब लगेगा। हर, माई की जगह हर, बिल्कुल सोफी फीमेल है तो उसके साथ में हर लगेगा। सी वॉज डूइंग हर होमवर्क, और नाउ की जगह देन, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी हैड बीन, है ना, शी हैड बीन, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शी वॉज डूइंग, वॉज क्यों आ जाएगा जब यहाँ पे एम लिखा है तो, है ना। और सेकंड फोर्थ वन है सी हैड बीन डूइंग। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चला गया, जब ये अपन को किस में बनाना था, पास्ट में बनाता था। सो आंसर विल बी फर्स्ट वन है। कौन सा आंसर होगा, सोफी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होमवर्क देन। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलो अब अपन लोग 16 क्वेश्चन पे पहलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग लिखना है, डी मरेज, है ना, डी मरेज, डी, देखो फर्स्ट और सेकंड शायद सेम लग रही है ना। और थर्ड वाली है क्या, थर्ड वाली क्या है, DEMURRAGE, है ना। थर्ड वाली क्या है, DEMURRAGE, है ना। तो डीमरेज का मतलब क्या होता है, डीमरेज मतलब कुछ चार्जेस लेना, है ना। डीमरेज मतलब क्या होता है, कुछ चार्ज लेना, मतलब जैसे अपन लोग, जैसे ट्रेन हो अभी, मतलब कुछ रूल्स चल गए ना रेलवे में कि अगर ट्रेन लेट हो जाती है, जो प्राइवेट ट्रेन चली है, तो उसका क्या डीमरेज चार्ज, मतलब वो क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज आप ले सकते हो, आप उस पर कंप्लेन करके कि ट्रेन लेट हुई है, तो उससे क्या है अपना मतलब चार्ज आपका वापस हो जाएगा, और साथ में आपको उसके साथ में और डबल डीमरेज चार्ज भी मिलेगा। ठीक है, डीमरेज मतलब कुछ विलम्ब की देरी से क्या होगा, उसका अलग, मतलब अलग से फाइन टाइप का के रूप में हो लगना। ठीक है, और फिर अब क्या है, चार क्वेश्चन, ये तो उसमें अनसीन पैसेज में था ये 16 का क्वेश्चन, है ना। बाकी चार क्वेश्चन क्या था, अनसीन पैसेज था और उसके बेस पर क्वेश्चंस देना था। तो आपके पास थोड़ा सा इंग्लिश को आप स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको AEES में एग्ज़ाम में क्रैक करना है। और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो कि बहुत काफ़ी बेहतरीन जॉब है, इस मतलब बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, KV से भी अच्छी लेवल वाली जॉब है। ठीक है, तो अब अपन लोग सेकंड पोर्शन पे आते हैं। सेकंड पोर्शन किस पे, साइंस के MCQs पे आते हैं। साइंस भी, इसको अपन लोग ये नहीं कह सकते कि इजी आती है और बहुत ज़्यादा हवा वाली आती है या टफ आती है। साइंस भी एक मॉडरेट में आती है, पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। मैंने इसमें रिव्यू करके देखे तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप साइंस, मतलब साइंस में आप अच्छा करते हैं तो भी आपकी स्कोरिंग, साइंस और इंग्लिश ये दोनों काफ़ी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट लग रहे हैं मेरे को इसमें। ठीक है, और मैथ्स तो आप अच्छे से बनता ही होगा, तो मैथ्स भी कर लेंगे, है ना। और पीडागोगी भी बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं आती है, बट हाँ अच्छे से आती है दिमाग वाली। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन अपन लोग शुरू करते हैं। टू एन एस्ट्रोनॉट द आउटर स्पेस अपीयर्स टू बी, एक एस्ट्रोनॉट के लिए जो आउटर स्पेस है वो कैसा दिखना चाहिए, दिखता है,
कैसा प्रतीत होता है? एक अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? ब्लू होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है या बैंगनी होता है? तो आंसर क्या होगा? जहाँ तक लगता है कि ये ब्लैक ही होता है। और जो आउटर स्पेस है अंतरिक्ष में, क्या होगा? बाहर क्या होगा? ब्लैक ही कलर का दिखेगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या होता है? जो क्या है? लाइट है ना। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट है ना। तो यहीं से ही समझ जाना लाइट। तो इसके बारे में फोटोमीटर क्या होगा? लाइट और उसके मीटर है ना। तो लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो यूज डिटरमाइंड इज यूज टू डिटरमाइंड, मतलब फोटोमीटर का प्रयोग ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? किसका ज्ञात किया जाता है? डेंसिटी का तो नहीं किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी नहीं किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्टीट्यूड्स नहीं किया जाता है। तो डेंसिटी के लिए क्या, डेंसिटी किससे होती है? हाइग्रोमीटर से होती है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या? वोल्ट मीटर से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से होता है। ठीक है, चलो अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी किससे संबंध रखती है? तो एनरिको फर्मी जो है वो एटम बम से रखती है, हाइड्रोजन बम से रखती है, वायरलेस कम्युनिकेशन से रखती है, नन ऑफ दिस। सो द आंसर विल बी एटम बम। तो एनरिको फर्मी किससे संबंध रखती है? एटम बम से संबंध रखती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में काफ़ी ज़्यादा लोगों के, मतलब मैंने देखा था इसमें 90% लोग क्या है, नाइट्रोजन पे लगाते हैं, जबकि नाइट्रोजन सरासर गलत आंसर है ना। क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट अमॉन्ग द ऑप्शन गिवन बिलो इज, मतलब नीचे दिए गए विकल्प में भू पर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तत्व मतलब एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन का ही एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑक्सीजन। ठीक है, ना ही हाइड्रोजन होगा, ना ही नाइट्रोजन होगा, ना ही हीलियम होगा। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन का एलिमेंट। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में। सो द आंसर विल बी 4। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये शायद हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्जन किस में होता है? रूपांतरण किस में होता है? मतलब विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो उल्टा करता है। क्या करता है डायनेमो? उल्टा। कैसा उल्टा? मतलब डायनेमो करता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, ये डायनेमो। ठीक है, और जो आपने सुना होगा ट्रैक्टर्स वगैरह, जो गाड़ी वगैरह व्हीकल होते हैं ना, उसमें डायनेमो लगा रहता है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल में यूज़ होता है, वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक में चेंज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो। हम्म, और सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब वर्क डन करवाती है, मैकेनिकल वर्क करवाती है ना। जैसे कि अपने यहाँ पे जो पंप लगे रहते हैं, वाटर पंप। वाटर पंप क्या है? अपन ने जैसे ये स्विच ऑन किया तो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको जैसी सप्लाई हुई तो वो क्या करता है? मैकेनिकल वर्क करता है। मैकेनिकल वर्क बोले तो जो क्या है, वो मतलब पानी खींच के मतलब प्रेशर से अपने पास पानी दे रहा है, तो वो क्या है? एक मैकेनिकल वर्क है। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कौन क्यों यूज़ करता है अपन को? इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करती हैं। ठीक है, और इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर जो डीसी करंट होता है बैटरी का, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट, मतलब एक तरह से रेक्टिफायर है इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर है ना। और पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियल, जो दो टर्मिनल के पोटेंशियल अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट का, वो उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो आंसर विल बी इलेक्ट्रिकल मोटर। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा चारों के बारे में। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, जब द वायर्स होल्डिंग द फिलामेंट, जो वायर है वो क्या फिलामेंट होल्डिंग कर रहा है? वायर के अंदर जो फिलामेंट है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ओनली मार्जिनली हॉट वाइल द फिलामेंट इटसेल्फ इज रेड हॉट बिकॉज। ठीक है, जो वायर होल्ड कर रहा है फिलामेंट को,
वो क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो क्या होता है कुछ मार्जिनली मतलब कुछ कम होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट को धारण करने वाला तार क्या है केवल मामूली गर्म होता है, जबकि जो फिलामेंट होता है वो स्वयं लाल गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, वाई? ठीक है, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज वेरी लो, resistance of wires is very high, current flow through the wires is very less compared to the flowing। देखो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता है कि करंट फ्लो हो रहा है वहाँ से वायर से और क्या है वो बहुत कम है। करंट फ्लो तो इक्वली ही होता है, ठीक है, वायर में, है ना, और वो पूरा फिलामेंट तक भी इक्वली जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सेकेंड वन इज क्लाइंब थ्रू द वायर इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द, बिल्कुल नहीं। जैसी करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो क्या होता है इक्वली होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल, वो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल गायब है, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में क्या है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ वेरी लेस, जो रेजिस्टेंस है वायर का वो क्या है बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फिलामेंट के अंदर क्या हो रहा है रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बहुत ही कम हो रहा है, रुकावटें बहुत कम आ रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे उसका वो मतलब फिलामेंट क्या है काफ़ी हॉट हो जाता है, और उसके ऊपर का जो पोर्शन है मतलब जो वायर होल्डिंग है ना फिलामेंट वो क्या है कम हॉट होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ वेरी हाई, अगर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ वेरी हाई होगा तो फिर वो बिल्कुल वो तो हीट देगा ही नहीं, ठीक है। तो आंसर इज़ वन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज रेडियो आइसोटॉप्स हैव एप्लीकेशन इन द एरिया ऑफ, जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं मतलब रेडियो एनर्जी वगैरह जो होती है ना, तो वो क्या किस में एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, मेडिकल में यूज़ होती है, इंडस्ट्री में यूज है, और या ऑल ऑफ दिस में होती है। तो ये जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं वो सारे के सारे चार तीनों में होते हैं, एग्रीकल्चर में भी होते हैं, मेडिकल में भी होते हैं और इंडस्ट्री में भी होते हैं, ठीक है। सो द आंसर विल बी फोर्थ, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक सबसे बड़ा सोर्स क्या है, विंड है, बिल्कुल नहीं है विंड। क्यों, विंड अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऊपर ले जाए तो विंड क्या होगी, विंड थोड़ी ना ऊपर इतनी ज़्यादा होती है, उसका एल्टीट्यूड जैसे एल्टीट्यूड जाता है उसकी विंड की वो क्या होती है जो चलती है विंड की वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। हाइड्रो बिल्कुल नहीं है, वाटर वाटर कैसे करेगा, नहीं है। सौर यस ये हो सकता है, ठीक है। सोलर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तब तक काइनेटिक एनर्जी से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एक का सोर्स नहीं हो सकता है। सोर्स हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी का, क्योंकि सन इज़ द ग्रेट बॉल ऑफ फायर, और सन क्या है अपने अपने यहाँ पे जो यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द आजकल सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन सोलर पर फोकस ही किया जा रहा है, ठीक है। एसडीजी क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है आजकल सोलर पर ही काम कर रहे हैं, तो सो द आंसर विल बी सोलर, ठीक है। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, और डायमंड एक किसका प्योरेस्ट फॉर्म है, डायम क्या है किसका प्योरेस्ट फॉर्म है, डायमंड डायमंड क्या है सल्फर का है या ग्लास का है या क्रिस्टलाइन कार्बन का है या एल्यूमिनियम का है। तो ना ही ये सल्फर का है, ना ही ग्लास का है, ना ही एल्यूमिनियम का है, ये किसका है क्रिस्टलाइन कार्बन का है, ठीक है। डायमंड क्या है एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। द पिच ऑफ द विशल ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन, जो पिच होती है विशल मतलब जो सीटी बजाई जाती है या मतलब इंजन का जो हॉर्न विशल होता है वो क्या होता है फास्ट मूविंग ट्रेन का कम हो जाता है एज इट रिसीड्स अवे, दिस इफेक्ट इज नोन एज, ठीक है। तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी के दूर जाने पर उसकी सीटी की पिच कम हो जाती है, इस ये किसका प्रभाव है, मैग्नस इफेक्ट का है, बिल्कुल नहीं, मैग्नेट वहाँ पे कहाँ है तो मैग्नस इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट का है, ना ही पेल्टियर का है, ना ही सीबेक का है, सो द आंसर विल बी सेकेंड, किसका आएगा डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या आएगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर, जो इमेज होती है वो मिरर से जो फॉर्म्ड हो रही है वो अर्जुअल एरेक्ट और साइज डिमिनिस्ड है व्हाट अबाउट विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई सी भी पोजीशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। तो जो दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है
वो आभासी सीधा होता है और वस्तु की स्थिति चाहे जो भी हो आकार छोटा होता है। तो ऐसा दर्पण कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है या आइदर कॉन्वेक्स या कॉनकेव या फिर नन ऑफ दिस। मतलब उत्तल लेंस उत्तल होता है या नतोदर होता है या उत्तल या अपतल होता है। मतलब यहाँ पे कॉनकेव क्या होगा? अपतल होगा, है ना। ठीक है, तो कौन सा होता है ये होता है अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कॉन्वेक्स से जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है कॉन्वेक्स मिरर से? वो एरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है और साइज की उसकी डिमिनिश्ड होती है। पोजीशन के हिसाब से उसकी साइज ज़्यादा कम होती है। ठीक है, सो द आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाइट ट्रेवल्स, लाइट साउंड नहीं है यहाँ पे, लाइट है। तो लाइट की बात मतलब प्रकाश सबसे तेज गति से कैसे चलता है? ठोस में? बिल्कुल नहीं। लाइट लिक्विड में? नहीं। गैस में? नहीं। सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल कर सकती है लाइट? वैक्यूम में जो ट्रेवल कर सकती है। और इसकी जगह अगर लाइट की जगह अगर आज साउंड होता तो साउंड किस में होता है सबसे ज़्यादा? सॉलिड में होता है। ठीक है, तो आंसर विल बी, लाइट का आंसर क्या होगा? फोर्थ वन इज वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इज कॉल्ड, जो साइंस होता है किसका? वेट और मेजर का, मतलब जो वजन और क्या है मेजरमेंट, मतलब नाप मापने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी या मिनरलोलॉजी या आकृति। तो मिनरलोलॉजी और आकृति ये दोनों तो बिल्कुल हो नहीं सकते। और मेट्रोलॉजी और मीटरोलॉजी मतलब अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष हो नहीं सकते। सो द आंसर विल बी वन, क्या आएगा? मेट्रोलॉजी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड अलॉन्ग विथ आयरन ओर एंड लाइम स्टोन टू प्रोड्यूस आयरन इन मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस। एक आधुनिक ब्लास्ट फर्नेस में लोहे अयस्क और चूना पत्थर के साथ निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग लोहे का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखो, ये जो सीमेंटाइट है ना, ये सीमेंटाइट और ये बॉक्साइट नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं? एलॉयज़ होते हैं। और जब लोहे को क्या अपन लोग जब मेल्टिंग पॉइंट पे करते हैं तो लगभग शायद 1100 के करीब पर मेल्टिंग पॉइंट पे ये सीमेंटाइट का फॉर्म देता है और बॉक्साइट का कुछ अलग से। सीमेंटाइट, पियलाइट, बॉक्साइट ये उसके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, तो और इसमें क्या है? आयरन ओर एंड लाइमस्टोन। ठीक है, मॉडर्न ब्लास्ट में तो क्या है? कोक होगा इसका आंसर। ठीक है, कोल नहीं होगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी फॉर कोक। सामने आया। चलो अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 में क्या है? स्टील, स्टील इज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द टू एसेंशियल एलिमेंट्स आर आयरन एंड, देखो जो स्टील है वो क्या है? दो एलिमेंट से कंपोस्ट अप होती है। और उन दो एलिमेंट्स में कौन सा होना चाहिए? एक आयरन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम? बिल्कुल नहीं, कार्बन होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आयरन और कार्बन इन दोनों से ही स्टील की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर आयरन कंटेंट्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो डक्टाइल हो जाएगी। और कार्बन कंटेंट्स कम होगा तो वो क्या होगी? मैलिएबल हो जाएगी, है ना। नहीं, उल्टा हो जाएगा। कार्बन कंटेंट्स अगर ज़्यादा होगा तो मैलिएबल हो जाएगी, मतलब वो फ्रेजाइल टाइप की हो जाएगी, मतलब जल्दी टूट जाएगी, है ना। और ये कार्बन कंटेंट्स अगर कम होगा तो वो क्या है? डक्टाइल टाइप की हो जाएगी। ठीक है, सो द आंसर विल बी, स्टील के साथ में क्या? आयरन और कार्बन दोनों ही कंपोजिशन का मिक्सअप होता है, एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टडी ऑफ फिनोमेना एट वेरी लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, जो स्टडी होती है फिनोमेना की लो टेम्परेचर्स की जो स्टडी होती है, तो हीट ट्रांसफ़र तो नहीं होती है। हीट ट्रांसफ़र क्या है? स्टडी ऑफ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र, है ना। ऊंचे से नीचे की ओर जाना हीट का। तो है ना, मॉर्फोलॉजी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी नहीं होता है। लो टेम्परेचर मतलब क्रायोजेनिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल आजकल मतलब साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ये क्रायोजेनिक मटेरियल जो क्या है? जो लो टेम्परेचर मतलब -डिग्री सेल्सियस में भी वो
क्या हो, ख़राब ना हो और उनका यूज़ बना रहे, ताकि जो वहाँ पे जो कोल्ड एरिया पोलर रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो फिनोमेना जो मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे होती है उसकी जो स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ए टाइप ऑफ पॉलीमर, ठीक है, एक टाइप का पॉलीमर है जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। और क्या है, अभी न्यूज़ में आया था, द इंग्रेडिएंट्स डेट मेक इट बायोडिग्रेडेबल इज, इसके साथ में जो इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल बन जाता है। ठीक है, तो कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जिससे ये बायोडिग्रेडेबल बन जाएगा, मतलब एक प्रकार का बहुलक जो बायोडिग्रेडेबल है, हाल ही में खबर में रहा है घटक जो इसे बायोडिग्रेडेबल बनाता है। ठीक है, तो पॉलीमर क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बन गया है, इसके साथ में अगर ये स्टार्च को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल बन जाता है। ठीक है, मतलब ये इन्वायरमेंट में आसानी से मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है और लेदर भी नहीं है। ठीक है, आंसर विल बी कॉर्न स्टार्च। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इफ़ ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स रिस्पेक्टिवली ईजली इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, अगर एक मेटल जो है ना उसको हम वायर्स के रूप में रिलेटिवली ईजली के रूप में मतलब कम मतलब यदि किसी धातु को अपेक्षाकृत आसानी से तारों से खींचा जाए, तारों मतलब डक्टाइल हो जाए मटेरियल, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल ही बोलते हैं, है ना, मतलब खींचे जाए, मतलब इलोंगेटेड हो जाए, इलोंगेटेड मतलब खींचना। हम्म, उसकी लेंथ को इंक्रीज करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डक्टाइल, ना ही इसका मैल्यूबल होगा, ना एक्सटेबल, ना ही टैक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सी वाटर एट सी वाटर फ्रीजेस एट, सी वाटर अर्थात मतलब खारा पानी जम जाता है, कब जम जाता है, जब फ्रेश वाटर का और उसका टेम्परेचर सेम हो। या फिर स्लाइटली हायर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर, मतलब मीठे पानी की तुलना में थोड़ा अधिक तापमान हो, या फिर थोड़ा कम तापमान पर मीठे पानी हो एट ए स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर, या सी वाटर डज नॉट फीड, या फिर सी वाटर समुद्री जल क्या है, वो जमता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एट ए स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर, मतलब कम तापमान पर मीठे पानी के साथ में वो जम जाता है, कम तापमान पर मीठे पानी से कम तापमान पर वो जम जाता है। ठीक है, सॉल्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 20 वाला, अब 20 वाला क्या है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप एट ए कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रेट एट ए लोकेशन where the cross sectional area decreases the velocity of the fluid, मतलब पानी क्षैतिज पाइप के माध्यम से एक स्थिर आयतन दर से बहता है एक स्थान पर जहाँ क्रॉस सेक्शन क्षेत्र घटता है, तो द्रव का वेग मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सपोज तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बताता हूँ अभी इसकी वेलोसिटी, फिर पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूँ फिर उसके बाद इसका आंसर बताता हूँ। तो क्या है, एक मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब ये अपना हॉरिजॉन्टल पाइप है। ठीक है, इस पाइप में क्या है, ये इस पाइप का एरिया क्या था, पहले बड़ा था, है ये जो एरिया है ये वाला, है ना, ये बड़ा था, फिर उसके बाद इसको क्या है, घटा दिया गया, एरिया को मतलब कम कर दिया। ठीक है, तो जो पानी, अब वो बोल रहे हैं इसमें पानी की जो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी से जो पानी आ रहा है तीव्र, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब अपन उसका क्या है, जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे तो पानी पानी की वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अपन ने देखा है ना, अपन की जो लेज़म लेज़म वगैरह जो होती हैं, तो पानी की लेज़म, तो पानी की लेज़म क्या होती है, जो बड़ी लेज़म होती है तो वो क्या है, थोड़े दूर तक प्रेशर से पानी फेंकती, और जो थोड़ी सी उससे पतली होती है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होता है, तो वो क्या है, ज़्यादा दूर तक पानी फेंकती है। ठीक है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी मतलब वाटर की फ्लोइंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो द आंसर विल बी 1। ठीक है,
चलो अब अपन लोग बात करते हैं पीडागोगी के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ ए टीचर? एक शिक्षक का काम क्या होता है? टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन स्टडीज़, छात्रों को पढ़ाई में शामिल करना, हाँ बिल्कुल ये सही हो सकता है। टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, बिल्कुल सही हो सकता है। टू मेक स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ पासिंग एग्जाम, बिल्कुल नहीं, बच्चों को पास करने के लिए थोड़ी ना अपन लोग उसको बिठाते हैं, पास करने के लिए अपन उसको 4 क्वेश्चन दे दो, वह जो आंसर आने हैं तो वो आराम से कर लेगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल उसका काम नहीं होता है टीचर का। फोर्थ वन इज टू डेवलप द टैलेंट्स ऑफ स्टूडेंट ऑन ऑल द फ्रंट्स, मतलब सर्वव्यापी ज्ञान, है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना, मल्टीपल। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट आंसर है इन चारों में से, है ना। आप ये नहीं, ये भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता है आंसर, पर सबसे अच्छा जो आंसर है वो ये है, टू डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल फॉर्म, मतलब सभी मोर्चों पर छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के योग्य बनाना, ये बिल्कुल नहीं होगा, ना ही छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये हो सकता है पर कम हो सकता है, इसकी प्रायोरिटी कम है ना, और फर्स्ट वाले की प्रायोरिटी भी कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना फोर्थ, टू डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द फॉर्मेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास टीचिंग, मतलब क्लास टीचिंग कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी कोई शिक्षक कक्षा शिक्षण का मतलब कक्षा शिक्षण पूरा हो गया तो उसके बाद टीचर को शुड बी गेट क्लीन बाय एनी स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट से तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि बेटा ये बोर्ड साफ़ कर दो, पर अपन लोग कुछ कुछ टीचर्स कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। ठीक है, द ब्लैक बोर्ड शुड बी लेफ्ट एज इट इज़, ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हमेशा ये पॉइंट याद कर लेना कि ब्लैक बोर्ड को कभी जहाँ के तहाँ वैसा ही नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। टीचर शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड, यस द आंसर इज द टीचर शुड क्लीन, टीचर को खुद से ब्लैक बोर्ड को साफ करना चाहिए। ठीक है, तो जब जैसी अपनी क्लास ख़त्म होती है तो अपन को मतलब अपन को खुद ब्लैक बोर्ड साफ कर देना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट किंडरगार्टन वॉज स्टार्टेड बाय। ठीक है, आप लोगों को जैसे अभी पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले ये केवीएस का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें उसके पहले केवीएस में ने भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। किसका शुरू किया है, बाल वाटिका क्लासेस का। बाल वाटिका 1 2 3, 1 में क्या होते हैं 3 साल के बच्चे हैं, 2 में 4 साल के बच्चे हैं और 3 में 5 साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बाल वाटिका शुरू किया था, है ना। तो मतलब फर्स्ट अभी ये स्टार्ट किया, और ये फर्स्ट पहले बाल वाटिका कब से स्टार्ट हो गया था, किंडरगार्टन किसने स्टार्ट किया था, विलियम जेम्स में तो नहीं किया था, क्लिंटन ने भी नहीं किया था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन तो उल्टे सीधे जाने कहाँ से रख दिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने क्या कुछ मैन्युफैक्चर किया था, कोल्ट वगैरह या रिवॉल्वर वगैरह बनाई थी कुछ शायद साइकिल वगैरह कुछ बनाया था, ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही लिंक है ना। तो अपना आंसर क्या है अपना, फ्रेडरिक फ्रोबल। ठीक है, तो फर्स्ट किंडरगार्टन किसने स्टार्ट किया था, फ्रेडरिक फ्रोबल ने। ठीक है, सो द आंसर विल बी फोर्थ। चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन इन टीचिंग इज, शायद शिक्षण में सबसे बड़ी संतुष्टि क्या हो सकती है, ए फीलिंग ऑफ लव फॉर एंड बाय स्टूडेंट्स, हाँ ये अच्छी हो सकती है ना। थोड़ा और आंसर देखते हैं, ए सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीपल्स ग्रोथ, मतलब बच्चों के विकास में योगदान करना, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर है। ये क्या है, अपन के अंदर एक भावना होना चाहिए बच्चों के विकास, ताकि उनका क्या है फिजिकल कॉग्निटिव, है ना, और साइकोमोटर, तो ये सारे के सारे सोशल वगैरह ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स हो सकें, है ना। तो अपना सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन टीचिंग में क्या होता है कि हम उसको एक योगदान दें, और उसकी भावना सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीपल्स ग्रोथ, मतलब उसके विकास में योगदान की भावना होना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला को ऑप्शन क्या है, सेंस ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। अगर ये आपको सर्विस ही करना है तो सोसाइटी के लिए, तो ट्यूशन पढ़ाने की कोई मतलब यहाँ पर स्कूल में जाने की कोई ट्यूशन टीचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मॉनिटरी रिवार्ड्स एंड जॉब जॉब सिक्योरिटी, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, ना ही ये करना चाहिए, है ना। थर्ड वाला तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए,
कि समाज सेवा की भावना से हर जगह समाज सेवा, स्कूल में थोड़ी ना कोई इतना ज़्यादा समाज सेवा हो रही। समाज सेवा तो करने के लिए सब सारे फैमिली मेम्बर्स हैं ना, और अपने कम्युनिटी भी होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी होती हैं, है ना। तो टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीपल्स, मतलब विद्यार्थियों के विकास में योगदान की भावना होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ द फीडबैक इन द न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन। जो फीडबैक है न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन में, समाचार पत्रों के संचार में फीडबैक क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। नहीं, न्यूज़ फीडबैक का मतलब क्या है, हम अपना उसका कुछ उसको फीडबैक दे रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर कुछ अच्छा, या फिर कुछ गलत, कुछ भी मतलब कुछ मतलब एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताना फीडबैक। तो न्यूज़पेपर को थोड़ी ना देंगे, ना ही हम सामग्री को देंगे, ना ही एडिटोरियल देंगे। हाँ, हम इन तीनों को पढ़ के किसको, एडिटर जो है ना, इसका संपादक है ना, तो उसके नाम पे चिट्ठी देंगे और उसको इसके बारे में बताएंगे, ड्रॉबैक्स बताएंगे, या फिर उसका बेनिफिट बताएंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। सो द आंसर विल बी लेटर्स टू द एडिटर को देना चाहिए। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द क्लास। ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स क्लास में, जो ऑडियो विजुअल एड्स देना है, तो वो किसकी हेल्प करता है, इज़ मोर यूज़फुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर। ये बिल्कुल सही है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कि जैसे किसी बच्चे को नहीं आ रहा समझ में, तो उसको अपन लोग थोड़ा सा वीडियो दिखा दें, तो वीडियो से क्या है, उसके अंदर क्या है, बैठ जाती है वो बातें, और वो वीडियोस के माध्यम से वो बच्चे का थोड़ा सा वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई होता है, और उसके अंदर थिंकिंग भी डेवलप्ड होती है, थिंकिंग स्किल्स। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि टेक द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, मतलब बच्चों को कंसंट्रेशन उस मेन सब्जेक्ट से, कंसंट्रेशन उसका मुख्य विषय से दूर कर दें, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो उससे, और तीसरा क्या है, डिक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्ड, मतलब बिल्कुल नहीं। जैसे अगर विजुअल और ऑडियो विजुअल हो, अगर कुछ देख रहे हैं बच्चे, तो उनके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी और इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती है। इज़ मोर यूज़फुल फॉर दोज स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, अगर ऐसे इंटेलिजेंट बुद्धिमानों के लिए ये उपयोगी थोड़ी ना है, वो सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। अगर इनके लिए है, तो फिर वो तो फिर ऐसे ही पढ़ के भी वो इंटेलिजेंट हैं, तो फिर उनको कोई इतना ज़रूरत भी नहीं है, उनको तो जैसा समझा दो वैसा कर सकते हैं इंटेलिजेंट बच्चे तो। सो द आंसर विल बी इज़ मोर यूज़फुल टू दोज स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। स्टूडेंट इज़ वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हेल्प हिम, है ना। अगर छात्र गणित में बहुत कमज़ोर है, आप उसकी मदद के लिए क्या करना चाहेंगे, यू विड ऑर्डर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स ऑफ द क्लास टू हेल्प द वीक, मतलब आप कक्षा के गणित के सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी को आदेश देंगे कि वह कमज़ोर विद्यार्थी की सहायता करे। नहीं, अगर उन्हीं बच्चों की सहायता करना है, वह टीचर काहे के लिए आ रहा है, टीचर को बंद कर देना चाहिए क्लासेस, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है। You would talk to the students and find out what are his problems in mathematics. Later you would remove those problems. ठीक है। तो आप उस छात्र से बात करेंगे और पता लगाएंगे कि उसकी गणित में क्या समस्याएं हैं, बाद में उन समस्याओं को आप दूर करेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट बोलता है 100%, और इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सेकंड हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग जो है ना, वो किसने इम्प्रूवमेंट किया था, हंटर्स कमीशन ने तो नहीं किया था, ये अपना कोठारी कमीशन ने किया था। इन्होंने क्या किया था, इनका मेन फोकस था बच्चों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को क्या है, एक क्वालिटी एजुकेशन दें। ठीक है। त्रिमूर्ति कमीशन नहीं था, ठीक है, ना ही हंटर्स था। तो कोठारी कमीशन जो था, और जो था है, उसकी पॉलिसीज़ और रिव्यूज़ काफ़ी सबसे ज़्यादा क्या है, क्वालिटी पर बेस्ड है, क्वालिटी एजुकेशन पर बेस्ड है, क्वालिटी एजुकेशन, है ना, कि बच्चों को क्या है, क्वालिटेटिव एजुकेशन दो, और उनके अंदर डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ाओ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, कंस्ट्रक्शन इज लर्निंग थ्योरी। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक लर्निंग थ्योरी है फॉर डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बिल्कुल नहीं। एवोल्यूशन भी नहीं, कॉग्निटिव के लिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए होती है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10th, बिहेवियर इज कंसर्न्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्शन। देखो, स्टूडेंट से स्ट्रक्चर तक तो कभी नहीं हो सकता है, ऐसा सेंट्रलिज्म नहीं हो सकता है। क्यों? स्टूडेंट थोड़ी ना नॉलेज देंगे, नॉलेज तो देंगे कौन? ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट, मतलब टीचर से बच्चों को ज्ञान मिलना है ना। तो ये हो सकता है, कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। क्यों? ना ही ये होगा फोर्थ वाला। सो द आंसर विल बी सेकेंड। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी अच्छे लगे होंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे आपको हम लाते रहेंगे। आप बस अगर आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।